नमस्कार बच्चों, मैं सर रोहित कुमार। वेलकम टू डियर टॉपर, वी विल मेक टॉपर्स। सो आज हम करेंगे 23-24 का बोर्ड का पेपर साइंस का। इसका सेट 3 करने वाले हैं हम। सेट 1 और सेट 2 के सॉल्यूशन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, एक बार जरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। अगर आप चाहते हो इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना तो उसका लिंक भी कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। पूरा पेपर करने के बाद अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में लिख देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं पेपर को। पेपर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है जो हम जनरली इग्नोर मार देते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा इग्नोर मारते हैं इसको। एक बार रीड कर लेते हैं जल्दी से। देखो सेट 3 है हमारा ये, ठीक है। 23 प्रिंटेड पेजेस चेक करने हैं आपको, ये सब कुछ चेक करना होता है एग्जाम में। 39 क्वेश्चन होने चाहिए। क्यूपी कोड राइट साइड पे गिवन होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर का जो कोड, जो कि ये रहा, ठीक है। सीरियल नंबर लिखना मत भूलना, इसके अगर आप नहीं लिखते तो आपकी आंसर शीट इवेल्युएट नहीं होगी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। 15 मिनट आपको दिए जाते हैं, आपको बताओ उसमें आपको पेपर पढ़ना होता है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख के टिक भी कर सकते हैं हम, बट पेन चलाना अलाउड नहीं होता, याद रखना पेपर में। बस आप देख के पता लगा सकते हो कि ऑप्शन क्या होगा, बट पेन नहीं चलेगा हमारा, क्लियर है। इसके बाद एक और क्या देखना है हमें, 39 क्वेश्चन होने चाहिए। 5 सेक्शन होते हैं हमारे। सेक्शन ए में 1 से 20 तक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि एमसीक्यू होंगे 1 मार्कर। सेक्शन बी में 21 से 26 जो कि आपके 2 मार्कर होंगे। सेक्शन सी में 27 से 33 जो 3 मार्कर होंगे। सेक्शन डी में 34 से 36 जो कि 5 मार्कर होंगे। सेक्शन ई में 37 39 जो कि 3 मार्कर, जो कि सारे केस स्टडी होंगे 4 नंबर वाले। कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस गिवन होगी, वो हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट है। एक ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन हमें मार्क करनी है जो लाइट से हो रही है। तो लाइट से होने वाली है तो एजीसीएल होती है या एजीबीआर होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। सनलाइट अगर हम लिखे तो सनलाइट से होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट से कह रहा है जब 2 ml NaOH को मैंने मिलाया जिंक से तो और उसको हीट किया गया, तो बताओ रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे। तो हम रिएक्शन क्या होती है, Zn प्लस NaOH। और हमने कई बार ये क्लास में भी रिएक्शन की है, क्या जिंकेट बनता था, जिंकेट। जिंकेट होता है ZnO2 वैलेंसी 2 और Na की वैलेंसी होती है 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा Na2ZnO2 और H2 हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन वाली गैस निकलेगी, ठीक है। अब जरा चेक कर लो ऑप्शन कौन सा है। ये ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो फर्स्ट का हो गया ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। कह रहे हैं MnO2, ये आपको रिएक्शन दी हुई है। द रिएक्शन गिवन अबव इज रिडॉक्स रिएक्शन, सही बात है। इसमें हो क्या रहा है, MnO2 से MnCl2 बन रहा है, मतलब MnO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना। MnO2 आपका हो रहा है रिड्यूस, रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस, ये रहा सी और डी, और HCl हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। आंसर आ गया आपको, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग FeSO4 CuSO4। कह रहे द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन में मैक्सिमम मिलेंगे FeSO4.7H2O मिलता है ना। इसमें 5H2O मिलता है। CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O मिलता है। Na2CO3.10H2O मिलता है। सबसे ज्यादा मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इसका नाम होता है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 मॉलिक्यूल मिलता है पानी के। इन ए नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्ट होती है केमिकल सिग्नल में, मैंने पढ़ाया था। ये जो न्यूरॉन जाता है ना, न्यूरॉन जाता है, ये एक्सॉन होता है, यहाँ पे नर्व एंडिंग होती है और यहाँ पे साइनैप्स होता है। ये जो मैसेज जाता है ये जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, बट यहाँ पे वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हुआ, इसको साइनैप्स बोलेंगे, बट साइनैप्स ऑप्शन में है नहीं, तो ये हो गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसे जंक्शन को कहते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, मेटल एंड नॉन मेटल जो दोनों लिक्विड होते हैं, मेटल तो लिक्विड देखो मरकरी हो गया, तो या तो ऑप्शन नंबर बी है या फिर ऑप्शन नंबर सी है। बट नॉन मेटल जो लिक्विड होता है वो होता है ब्रोमीन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। एग्जाम में कैसे लिख के आना है, एग्जाम में आप सी लिखोगे, फिर ऑप्शन में लिखोगे मरकरी एंड ब्रोमीन। एग्जाम में ऐसे अटेम्प्ट करना है हमने, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट को मैं रखूं टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज की मिलेगी। तो हम ट्वाइस द फोकल लेंथ रखेंगे, तो उसको रखेंगे हम फोकल लेंथ के डबल, क्योंकि 2f पे रखोगे 2f1 पे तो अभी तो 2f2 पे बनेगी। हाँ जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। था कार्बन कंपाउंड जो होते हैं गुड कंडक्टर होता है, बिल्कुल नहीं।
वो होते हैं बैड कंडक्टर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें वीक होती है, स्ट्रांग नहीं होती। तो सेकंड और फोर आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, वो आपके कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना, और कोवलेंट कंपाउंड में वीक होती है। अगर आयोनिक बोलता तो मैं 1 और 3 मार्क करता, बट ये कोवलेंट कंपाउंड है कार्बन वाला। नेक्स्ट, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक, ZnO Al2O3 को क्या बोला जाता है, पढ़ा था हमने, अगर थोड़ा सा भी याद हो। दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, कैरी हेरिड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट। सही बात है, पेरेंट्स इन एग्जीनेशन में इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सही बात है। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, क्रोमोसोम जरूरी नहीं है पेयर में होते हैं। आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट फ्रॉम मदर, व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम मदर या व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम फादर। तो फादर से ही तो होता है, क्योंकि फादर के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन, ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल इक्वल चांस होता है मेल और फीमेल के। तो वन एंड सेकंड एंड फोर आंसर, सेकंड एंड फोर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आ गया आप नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल। फीमेल का पार्ट वो नहीं है, तो ओवरी तो फीमेल का पार्ट होता है, तो ऐसा तो ये तो है। यूट्रस भी होता है जहां पे बेबी फॉर्म होता है ना। वास डेफेंस, वास डेफेंस भाई ये इसको हम स्पर्म डक्ट कहते हैं, ये स्पर्म को लेके जाता है। तो मीन जो वास डेफेंस है वो मेल का पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्लियर है। फिलोपियन ट्यूब भी आपको ओविडक्ट होती है, ये भी इसका पार्ट है। तो ये किस में मिलेगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल, जिसमें मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन होता है आपका प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, अगर आपको याद हो, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अगर हम बाइफोकल लेंस यूज करते हैं प्रेस बायोपिया के लिए, तो वो कह रहा है भाई जब भी हम बाइफोकल लेंस बनाते हैं ना, तो ध्यान रखना एक बात, ये बाइफोकल लेंस जो होता है ना, इसमें जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट कॉन्वेक्स का होता है ताकि आपकी नियर विजन सही रह सके, और जो अपर पार्ट होता है ना वो कॉनकेव का होता है ताकि आप दूर का आसानी से देख पाओ। तो इस तरह से बाइफोकल लेंस को बनाया जाता है जिनके प्रेस बायोपिया हो रहा होता है। और आई थिंक इसी में से आंसर आ जाएगा हमारा कि जो अपर पोर्शन है वो कॉन्वेक्स है, बात ही गलत हो गई। अपर पोर्शन कॉन्वेक्स, बात गलत। अपर पोर्शन कॉनकेव इज फॉर नियर विजन, लो यहाँ पे गलत कर दिया भाई। जो कॉनकेव होता है वो फार विजन के लिए होता है, और जो कॉन्वेक्स होता है वो नियर। तो ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। जो अपर पोर्शन है वो कॉनकेव का, जो कि दूर दिखाने के लिए होता है, दूर की देखने के लिए। क्योंकि पता है जब भी हम जैसे पास देखते हैं ना तो हम नीचे करके देखते हैं, तो यही वजह है कि उसमें कॉन्वेक्स लगा होता है। क्लियर है। तो 14 का होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चले नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहे पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड के अंदर होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती है, कई बार हमने क्लास में की है ये बात, है ना। पैरेलल स्ट्रेट लाइन जाती है। नेक्स्ट, द फूड चेन जिसमें आपको हर्बीवोर मिलेंगे ही नहीं। सेकंड कह रहे हैं ना, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोर नहीं मिलेंगे। तो इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट, द रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, बिल्कुल सही बात है। रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। ओवरहेड वर्ड पढ़ते ही इसको गलत कर देना, ये ठीक है। अगेन ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया, क्योंकि ओवरहेड वर्ड डाल दिया, आधे से ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज रहेंगे ओवरहेड वर्ड से, है ना। है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल जिंक है वो जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। सही बात है। पहले हम दोनों सेंटेंस पढ़ लेते हैं। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर इन इटसेल्फ गेट रिड्यूस। तो इसको जरा मिला के पढ़े, सेंटेंस दोनों सही है हमारे, मिला के पढ़ते एक बारी। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। तो ऑब्वियसली तभी तो नहीं निकलती, क्योंकि वो H2O को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, H2O में, और खुद HNO3 से अगर H गया तो खुद NO2 N2O और NO के कन्वर्ट हो जाता है। हमने पढ़ा भी था क्लास में ये। इसका होगा 17 को ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अकुमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल।
बिल्कुल सही बात है, इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, है ना। चलिए अब दूसरा सेंटेंस पढ़ो। हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड आउट ऑन द क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, बट मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल पे जा नहीं रहा हूं। देखो एक बार मिला के पढ़े, देखो कोई सेंस नहीं बनेगा। Accumulation of harmful chemical is maximum in the organism at the highest trophic level of a food chain because harmful chemical are sprayed on the crop to protect। कोई तुक बन रहा है? अगर लिंक नहीं हो रहा तो ऑप्शन नंबर बी आंसर लगा देना, खत्म करना। नेक्स्ट आदर्शन कह रहा था रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इट मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। सही बात है। दूसरी बात देखो, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ये बात गलत हो गई, क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 1 या 2% होता है, इज वेरी लो होना चाहिए। आदर्शन सही है, रीजन गलत हो गया, और ऐसा होते ही ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। आदर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो पीएनएस जो होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है, ये बेसिकली ना आपके इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। समझते हो, जैसे कि आपके रिफ्लेक्स एक्शन हो गए, उनको फैसिलिटेट करना, रिफ्लेक्स एक्शन को फैसिलिटेट करना, आपके बीपी को प्रॉपर मेंटेन करना, इनवॉलेंट्री एक्शन समझते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, तो वो सारा काम पीएनएस का होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। सीएनएस का आपका ब्रेन होता है, थिंकिंग पार्ट। भाई ये मोटर न्यूरॉन से भी जुड़ा होता है आपके, ताकि आपके जो सेंसेस होते हैं मोटर न्यूरॉन से भी जुड़ा होता है, ताकि आपके जो सेंसेस है, जो आपके काम कर रहे हो, जितनी भी चीजें आप सेंस कर रहे हो, सारी की सारी इसमें क्या होती है और हो रही होती है, स्टोर हो रही होती है, ठीक है। दो पार्ट होते हैं हमारे, एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, पीएनएस आपके ये सब हो गए, ठीक है, क्लियर है। तो इसका फायदा ये, सिग्निफिकेंस पूछा, उसका पार्ट नहीं पूछा। सेकेंड पार्ट कह रहा है हाउ इज ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड शॉक्स। तो भाई पहली बात, ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है, क्रेनियम कहते हैं ना इसको, एक जो बॉनी बॉक्स होता है, स्कल बोल दें, एक है ना बॉक्स के अंदर ह्यूमन ब्रेन रखा होता है, हमारे इंसानी ह्यूमन ब्रेन रखा होता है, बॉनी बॉक्स कहते हैं इसको, बॉनी बॉक्स, क्लियर है। अच्छा, और क्या होता है इसके अंदर ह्यूमन ब्रेन में, एक है ना सीएसएफ नाम का फ्लूइड होता है। व्हाट इज सीएसएफ? इट इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड दिमाग में भरा होता है, और ये फ्लूइड की वजह से ही क्या होता है, ये फ्लूइड की वजह से ही ना शॉक वॉक नहीं लगते, जैसे आप आगे पीछे करते हो सर को, तो क्या होता है ब्रेन हमारा फिक्स रहता है। और ये कई बार क्या करता है, लीक कर जाता है, तो दिमागी दिक्कत हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये भाई स्कल क्या होता है, स्कल आपका जो पूरा हेड है जो ऊपर बना हुआ है, जिसके अंदर ब्रेन रखा हुआ है, अंदर एक छोटा सा बॉक्स में ब्रेन रखा हुआ है, तो उसको हम क्रेनियम या स्कल कहते हैं। सीएसएफ क्या होता है, एक तरह का फ्लूइड होता है जो आपको शॉक एब्जॉर्प्शन से बचाता है, क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 21 का आ चुका है आंसर। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, 2 मार्क आपके पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, इसका और पार्ट कह रहा है नेम वन डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ईच इन रिस्पॉन्स टू केमिकल एंड वाटर इन प्लांट्स। तो भैया आपको ट्रॉपिक मूवमेंट बताना है जो केमिकल की वजह से होता है ना, और जो पानी की वजह से होता है। तो जो केमिकल की वजह से होता है इसको हम कहते हैं केमोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं हम? वी कॉल इट केमोट्रोपिज्म, केमिकल की वजह से होना। और पानी वाले को क्या बोलेंगे? वी कॉल इट हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है, हाइड्रोट्रोपिज्म। दोनों की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, क्या? मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट in response to chemicals, in response to, भाई केमो है ना, केमिकल्स। सिमिलरली क्या बोलेंगे इसको? मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी, इन रिस्पॉन्स टू वाटर, इन रिस्पॉन्स टू वाटर। तो केमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल बहुत पूछा है इसने, एग्जाम्पल दो। कह रहा है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, जैसे ही ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, याद है भाई? पोलन ट्यूब है ना, बनी नहीं होती, जब जैसे पोलन ग्रेन्स आके लगते हैं तो वो पोलन ट्यूब बन जाती है, तो केमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल क्या हुआ? हाइड्रोट्रोपिज्म। हमेशा जो रूट्स होती हैं, वो रूट्स हमेशा ग्रो करती है टूवर्ड्स वाटर, तो वो पानी को रिस्पॉन्ड कर रही है ना, टूवर्ड्स वाटर। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? हाइड्रोट्रोपिज्म का हो गया। नहीं, हाइड्रो मतलब जो पानी को रिस्पॉन्ड करेगा, केमो मतलब जो केमिकल को रिस्पॉन्ड करेगा, क्लियर है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं गिव रीजन व्हाई हर्बीवोर एनिमल हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू कार्निवोर।
भाई जो हर्बीवोर होते हैं ना उनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है, और सेल्यूलोज क्या होता है, इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, इज बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, बार बार चबाना होता है, पता है आपको, देखा होगा आपने काऊ जो करती रहती है, बहुत ज्यादा मुश्किल से होता है। और जो कार्निवोर एनिमल होते हैं, कार्निवोर जो होते हैं, कार्निवोर, कार्निवोर की खास चीज क्या है, कार्निवोर क्या खाते हैं, कार्निवोर का मतलब ये जो मीट खाते हैं, और आपको पता है मीट इज इजी टू डाइजेस्ट, मीट आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। और यही वजह है कि जो हर्बीवोर होती है ना उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, और जो कार्निवोर होती है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, वो छोटी होती है। तो यही वजह है, हर्बीवोर इसलिए क्या होता है, हर्बीवोर की स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है, क्योंकि वो सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, एंड मीट इज इजी टू डाइजेस्ट, सिंपल। सेकंड पार्ट कह रहा है, ऑल्दो पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर बोथ डाइजेस्टिव एंजाइम, सही बात है, प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं दोनों के दोनों, फिर भी वो डिफर करते हैं, जस्टिफाई करो, एक एक डिफरेंस दे दो। तो क्या एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं पेप्सिन, और यहाँ लिख लेते हैं हम ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन। तो भाई पहली बात, पेप्सिन है ना हमेशा जो काम करता है, वहां पे HCl आता है ना, तो ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, किस में काम करता है ये, एसिडिक मीडियम में, और नीचे जाके पता है ना खाना क्या हो जाता है, बाइल जूस से एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बेसिक मीडियम में काम करता है। लो एक तो यही हो गया आपका, ठीक है। और नंबर 2 जो ये कन्वर्ट करता है वो करता है पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन में, और वो इसको लिख दो ट्रिप्सिनोजेन, लो ये भी लिख सकते हो आप। वैसे एक ही पूछा है इसने देखा जाए तो, मैंने 2 बता दिए आपको। एसिडिक समझते हो ना, पेप्सिन कहाँ निकलता है, पेप्सिन, HCl और म्यूकस पेट के अंदर होता है, पेट से निकलता है ना, तो ये भी डिफरेंस लिख सकते हो, बट छोड़ो, आई थिंक 2 लिख दिया इनफ है, वैसे एक ही पूछा था इसने, आपके 2 मार्क पूरे हो गए, क्लियर है। इसको आगे चलो, नेक्स्ट, translate the following statement into a 23 into a balanced chemical equation. When barium chloride react with aluminium sulfate, barium chloride B की वैलेंसी 2 Cl की 1 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बना, ये बना BaCl2, रिएक्ट विद aluminium sulfate, Al की वैलेंसी 3, SO4 की वैलेंसी 2 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बना, ये बना Al2SO4 होल थ्राइस, अल्यूमिनियम क्लोराइड बना दैट इज AlCl3 बना, और बेरियम सल्फेट बना, क्या बना, ये बना BaSO4, क्लियर है। कह रहा है मुझे बैलेंस चाहिए, बैलेंस करके आनी है रिएक्शन। तो भाई हम शुरुआत करते हैं, किससे करें बताओ, Al से करें, यहाँ पे 2 लगा दूं, हो गया, अब Cl 6 हो गया, यहाँ पे 3 लगा दूं, अब SO4 आपका, अब ये Cl कितना हो गया, यहाँ पे 3 लगा दो, अब आई थिंक बैलेंस हो चुका है, हाँ बैलेंस हो गया। लो स्टेट द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, टाइप बता दो मुझे। तो भाई ये है ना, पहली बात तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ये, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे ना एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, SO4 उठ के वहां जा रहा है और Cl उठ के यहाँ आ रहा है, ठीक है। और ये है ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, तो भाई सबको लिख के आना होता है बोर्ड के अंदर, ये मैं सोचना कि ये ना लिखूं वो ना लिखूं, अगर उसने बोला नहीं बोला, बट आप लिख के आओ, आंसर लिख के आओ। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, रीजन बताना है, इसका जस्टिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, ठीक है, पूरी डेफिनेशन लिखनी है। प्रेसिपिटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है व्हाइट कलर का, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है व्हाइट कलर का, जिसको मैं क्या कहता हूँ, वी कॉल इट BaSO4, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट कहते हैं इसको, जो BaSO4 बनता है, क्लियर है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी है ये, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है ये, नोट करो, हम आगे चलते हैं। फिर है, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई, ठीक है। सो पहले आएगा 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज, इसके आगे क्या लिखेंगे हम, इफ दे इंटरसेक्ट, इफ दे इंटरसेक्ट देन at the point of intersection, at the point of intersection there will be two north pole which is not possible, एग्जाम में ये लिख के आना है, अगर वो कर गई इंटरसेक्ट तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 2 नॉर्थ पोल बन जाएंगे, लाइक दिस, यहाँ पे कंपास रखोगे, ठीक है, देयर विल बी 2 नॉर्थ पोल फॉर मैग्नेटिक कंपास, प्रॉपर ये लिख देते हैं हम, विच इज नॉट पॉसिबल, मैग्नेटिक कंपास को 2 नॉर्थ पोल दिखाने पड़ेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड पार्ट,
हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, ड्रॉ अ डायग्राम। कह रहे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई, अभी तो आया था क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन अभी आया हमारा, ये ऐसे दिखा देते हैं इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, लाइक दिस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ये होती है आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं ड्रॉ दी पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग। भाई स्ट्रेट वायर का बनाना है, हम देखो स्ट्रेट वायर में क्या होता है, हमने है ना एक कार्डबोर्ड सा बनाना होता है और यहाँ पे ना इस वायर को इंसर्ट करना होता है और यहाँ पे पूरा सर्किट बनेगा प्रॉपर। आप चाहो तो इसमें वेरिएबल लगा दो, यहाँ पे एमीटर लगा दो, यहाँ पे आप ऑन ऑफ का बटन लगा दो, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन लगा दो, यहाँ पे आप बैटरी लगा दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर है। हाँ जी, तो करंट एक काम करते हैं उल्टा लगाते हैं बैटरी को, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मीन्स यहाँ पे हम लगाएंगे ऐसे, ये जा रहा करंट ऐसे जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो भाई अगर करंट ऐसे जाएगा इट मीन्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी इसमें स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से वो ऐसे बनती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह, लाइक दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये बना के आना होता है एग्जाम में। अच्छा अभी सिर्फ यही नहीं कह रहा, ये तो मैंने बना दिया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल पता है क्या होता है, जिनका सेंटर सेम होता है और रेडियस अलग होता है। और क्या कह रहा है आपसे वो कह रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट बता दो इन द कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग। कंडक्टर में मैंने बता दिया, और भाई अगर हम इसको ऐसे करेंगे लाइक दिस तो कैसे घूमेगा ये, तो ये घूमेगा क्लॉकवाइज, लाइक दिस ऐसे घूमेगा, सीधी सी बात है, बस हमने लगा के दिखा दिया। बस हमेशा ना याद रखना, हमेशा जो रूल लगेगा हमेशा इस साइड पे देखना होता है, ऑलवेज हमेशा इस डायरेक्शन में देखना होता है हमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चले, तो ये था आपका, हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में देखोगे आप, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट, कह रहे एक ऑब्जेक्ट को रखा हमने डिस्टेंस 10 पे, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 15 है, फाइंड द पोजीशन। कितना सिंपल क्वेश्चन आया देखो लाइट का बोर्ड में। एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा 10 पे, तो यू हो गया आपका -10, एफ है मेरा 15 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन का ध्यान रख लेना, कॉन्वेक्स है सिर्फ यू नेगेटिव होगा, बाकी सब कुछ पॉजिटिव होगा। कह रहा है वी निकाल दो, और मिरर है तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो ये आ गया 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10 -10, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम आया इसका 15 और 10 का कितना है 30, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, 1/v तो 1/v आ गया 5/30, तो v आ गया आपके पास 6, v आ गया 6 सेंटीमीटर। एक बार वेरीफाई कर ले, देखो आंसर को, देखो वेरीफाई कैसे करते हैं। u मेरा f मेरा 15 है और 15 का डबल कितना हुआ 30, तो मतलब वो 2f पे नहीं रखा, वो f से पहले रखा है। और अगर वो f से पहले रखेगा कॉन्वेक्स मिरर में तो उसके तो दो ही केस होते थे, तो ये प्लस आना चाहिए आपका, देखो 6 में बनेगा, बिटवीन ओ एंड एफ, बिल्कुल ठीक बन रहा है, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में बन रहा है ना। कॉन्वेक्स का सेकंड केस याद है, तो वी आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, प्लांट डियर और लायन, प्लांट डियर और लायन में इन द गिवन फूड चेन व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकंड ट्रॉफिक लेवल ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड, विल द इम्पैक्ट बी सेम फॉर द ऑर्गेनिज्म ऑफ थर्ड ट्रॉफिक लेवल इन द अबव फूड चेन इफ दे वर प्रेजेंट इन द। तो पहले दो क्वेश्चन दे रहा है देखो ये, अगर हम पहले पहले हम इस पार्ट की बात करते हैं, कह रहा है अगर मैं फर्स्ट और थर्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर मैं सेकंड को हटा दूंगा, तो अगर कोई फूड चेन में से अगर आप सेकंड को हटा दोगे, ये हटा दोगे, तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो ग्रो होना शुरू कर जाएगा बहुत ज्यादा रैपिडली, क्योंकि उसको खाने वाला कोई होगा नहीं, है ना। और जो इसके ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल है थर्ड वाला, क्योंकि सेकंड वाला हटाया ना मैंने, जो थर्ड ट्रॉफिक वाला है उसको नो फूड मिलेगा, तो ये मरना शुरू हो जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, इकोसिस्टम इनबैलेंस हो जाएगा, है ना, फूड चेन सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सेकंड पार्ट कह रहा है
विल द इम्पैक्ट भी सेम? क्या इम्पैक्ट सेम रहेगा? अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल में थर्ड ट्रॉफिक को हटाऊं, मतलब लाइन को हटा दूं, मतलब मैं इसमें से अगर लाइन को हटा दूं, लाइन को, तो क्या कुछ सेम सेम डिफरेंस रहेगा? अगर आप बी पार्ट लाइन को हटा दोगे तो डियर, वही सेम काम, डियर इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे और इतने ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे कि उनको प्लांट धीरे धीरे क्या होंगे, डिक्रीज होते चले, क्योंकि डियर प्लांट ही खाते हैं, हर्बीवोर होते हैं। इससे भी क्या होगा, हमारा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे गैस है एक्स जो कि बड़ा डेडली होता है, पॉइजन, इज फाउंड एट द हाइयर लेवल ऑफ एटमोसफेयर एंड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। इस गैस का नाम है ओजोन लेयर, ओजोन गैस। ठीक है, इस गैस का नाम क्या है, ओजोन लेयर। राइट द फंक्शन परफॉर्म बाय दिस गैस, क्या करती है ये, क्या करती है, प्रोटेक्ट अस, किससे, फ्रॉम यूवी रेस, यूवी रेस से हमें क्या करती है, बचाती है। विच केमिकल इज लिंक टू डिक्रीज, कौन सा केमिकल है, साथ साथ आंसर करते हुए चलते हैं, सीएफसी से वो डिक्रीज होती है। सीएफसी क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। कह रहा है क्या मेजर हमने लिए हैं टू चेक डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, तो क्या क्या हमने लिए हैं, ओजोन लेयर लिख देना, पहले O3 होता है। हमने क्या क्या डिसीजन लिए हैं, तो एक क्योटो प्रोटोकॉल लिया है, क्योटो प्रोटोकॉल लिया था जिसमें 1985 में सब कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट किया था कि हम सीएफसी प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। क्या कहते हैं इसको, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स हो गए, देखो कितने सारा हो गया। तो आगे चलते हैं हम, नेम एंड स्टेट द रूल, नेम भी देना है, स्टेटमेंट भी देनी है, जिससे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकूं अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो ये है आपका कौन सा रूल है, याद है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट कहती है क्या, सपोज यू आर होल्डिंग, यू आर होल्डिंग अ स्ट्रेट वायर in your right hand, in your right hand such that, हमारा जो थंब है, your thumb points in the direction of current and, इसके बाद जगह छोड़ी है मैंने, and your four fingers, your four fingers will wrap around it like magnetic field। तो ये प्रॉपर आपकी स्टेटमेंट है जो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल की है। ठीक है, सेकंड कह रहा है रूल का नाम बताओ जिसमें फोर्स निकलता है। तो फोर्स वाला रूल हमारे पास एक ही बताया था मैंने, कौन सा, दो ही तो रूल पढ़े हमने, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इसे जरा नोट करना, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा, जगह नहीं है मेरे पास, नोट कर लेना। ठीक है, तो सेकंड वाले का है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये रूल कहता है स्ट्रेच योर, स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, ऑफ योर लेफ्ट हैंड का स्ट्रेच करो, फुल स्टॉप। थंब का, थंब की बात हमेशा एंड में करनी है, योर फोर फिंगर पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड, कॉमा, योर मिडल फिंगर, middle finger point in the direction of current, then
योर थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमें लिख के आना था एग्जाम में पूरा स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। इस बीमारी का नाम बता दो। तो इसमें देख रहे हो आपको पीछे बन रही है। तो फर्स्ट पार्ट होगा ये हाइपरमेट्रोपिया, पहले पार्ट का आंसर होगा गिव द डिफेक्ट ऑफ विजन, इट इज हाइपरमेट्रोपिया। ये है हाइपरमेट्रोपिया। रीजन, गिव रीजन फॉर योर आंसर, इसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं, फार साइटेडनेस। इसमें इमेज जो बन रही है, इमेज फार फ्रॉम रेटिना बन रही है। रीजन लिखना है भाई, बच्चे सिर्फ मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया लिख के कहते हैं कि आंसर आ गया, बस रेटिना से दूर बन रही है ना। टू कॉजेस, सेकंड पार्ट, दो कॉजेस क्या होते हैं, आई बॉल का छोटा हो जाना। पहला आएगा आई बॉल बिकम स्मॉल, आई बॉल बिकम्स स्मॉल, और दूसरा आएगा फोकल लेंथ बड़ी हो जाना, फोकल लेंथ बिकम्स बिग। सो देयर आर टू मेन रीजन ऑफ दिस डिफेक्ट। अगर मैंने पेज छोड़ा हुआ है, नहीं, इसी में करते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो हाउ दिस डिफेक्ट ऑफ विजन कैन बी करेक्टेड। तो कैसे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगी जगह, बट मेरे पास जगह नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं और इसके पूरे को इरेज कर दूं ना। आई होप आपने सबने लिख लिया होगा। अब जरा मैं आपको बना के दिखाता हूँ डायग्राम, कि डायग्राम एग्जैक्टली बनता कैसे है। तीन डायग्राम बनेंगे। नंबर वन, थोड़ा बेकार लग रहा है, हम एक काम करते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं। कलर कहाँ से आएगा, कलर तो चूज कर लो, कलर कहाँ से आएगा, शेप्स। ये रहा, तीन डायग्राम बनेंगे। वन, नंबर वन, नंबर टू दूसरा सर्कल, और नंबर थ्री तीसरा सर्कल। अच्छा, कलर यहीं से फिल हो जाएगा, सॉरी, फिल नहीं, फ्रेम में करना है हमने। फ्रेम होगा आपका, ऑरेंज कर दें, अच्छा लग रहा है ना। इसको भी हम फ्रेम कर देते हैं, ऑरेंज ही कर देते हैं, इसको भी ऑरेंज ही कर देते हैं, दिखेगा तो। हम्म, चलो एनीवेज शुरू करते हैं डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले हम नॉर्मल आई बनाएंगे। नॉर्मल आई में आपको ऑब्जेक्ट यहाँ रखना है। ये आपका हो गया, ये आपकी नॉर्मल आई बन गई। लो, यहाँ से यहाँ पे लेंस लगाना है, यहाँ पे रेज गई और ये मिल गई रेटिना पे। सो दिस इज योर नॉर्मल आई। पेपर में हमेशा तीनों डायग्राम चाहिए टीचर को। नॉर्मल आई, इसके बाद हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है डिफेक्ट है इसमें, तो यहाँ पे ये बनेगा ये। अब इसमें कहाँ बनानी है इमेज आपको, आपको रेटिना के पीछे बनानी है, मतलब ये डिफेक्टिव आई है, ये बन गई दूर। सो दिस इज डिफेक्टिव आई। तीसरे में आपको करेक्शन करके दिखानी है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पहले आंख बनाए, है ना। ये कॉन्वेक्स लेंस, चश्मा पहनोगे आप कॉन्वेक्स लेंस का, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ सूटेबल पावर। ये हमने पहना, ये लगा ऑब्जेक्ट, ये रहा। इन्फिनिटी से भी रेज निकालेंगे, इन दोनों को रेटिना पे मिला दो, ये रही। तो ये तीन डायग्राम बनने थे एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। मुझे एक पाथ बना दो अगर मैं छींकता हूँ, स्नीज करता हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन होता है ऑटोमेटिक, नोट्स में ये लिखा हुआ है देखो, एनसीईआरटी में भी, ऑटोमेटिक क्विक एंड सडन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, सडन एक्शन, सडन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कह रहे फ्लो चार्ट बना दो मुझे जिसमें स्नीजिंग वाला। तो फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टिमुलस आएगा। स्टिमुलस मतलब आप छींकोगे, क्यों क्यों छींकोगे, क्योंकि अनवांटेड पार्टिकल थे प्रेजेंट एयर में। अनवांटेड पार्टिकल्स जो कहाँ थे, इन नोज, नोज में चले गए। इसके बाद स्टिमुलस वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपके नाक के पास। नोज में रिसेप्टर होते हैं ना, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, याद है। फिर वो जाएगा सेंसरी नर्व के पास, उसको सेंस किया जाएगा, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व भेजेगा इसको स्पाइनल कॉर्ड के पास।
स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, एक क्विक एक्शन लेगा, स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा वो मोटर नर्व के पास, मोटर नर्व क्या करेगा इसको, मोटर नर्व बोलेगा कि भाई ठीक ले चल, इजाजत है, स्नीजिंग, और ये हो गया आपका रिस्पॉन्स। तो ऐसे करना था हमने, ठीक है, बना सकते हैं हम। हमारे वैसे नोट्स में वो वाला है, हट टच ऑफ टच करना हॉट ऑब्जेक्ट को। कह रहा है कौन से ऑर्गेनिज्म के पास 3 चेम्बर हार्ट होते हैं, तो भाई जो एम्फीबियन होते हैं ना, उनके पास 3 चेम्बर हार्ट होते हैं, क्योंकि उनको ना दोनों एनवायरनमेंट में रहना होता है, उनको पानी में भी रहना होता है और उनको ना एयर में भी रहना होता है, तो इसलिए उनके पास 3 चेम्बर का हार्ट होता है, ठीक है, एम्फीबियंस के पास ज्यादातर। वाई डू दे हैव अ 3 चेम्बर हार्ट, क्यों होता है 3 चेम्बर का हार्ट, क्योंकि भाई थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ मिक्सिंग होती है, लिटिल बिट्स ऑफ ना, लिटिल बिट या फिर ना के बराबर में कहूं कि इंटरमिक्सिंग होती है, किसकी, इंटरमिक्सिंग, दोनों दोनों ब्लड होते हैं, कौन कौन से, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है भाई। 2 चेम्बर के अकॉर्डिंग इनकी क्या होती है, इनकी एनर्जी नीड ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी नीड्स हाई होती है, वैसे ना ये लिटिल बिट मतलब ना के बराबर ही होती है, नेग्लिजिबल होती है ऑलमोस्ट। इनकी एनर्जी नीड्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। आप इमेजिन करो जो स्नेक नेक होते हैं, इनके पास मोर ऑक्सीजन चाहिए होता है इनको, ठीक है, ताकि वो क्या रह सके, ताकि वो और अच्छे से परफॉर्म कर सके। कह रहे हैं मुझे लिम्फ के 2 फंक्शन लिख दो, तो भाई लिम्फ से वर्ड मैंने याद कराया था लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है, और डाइजेस्टेड फैट, ये 2 लिख दो बस, इनफ है। CO2 भी लेके आता है वैसे तो। लिम्फोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है लिम्फ की वजह से, जो है ना क्या करता है, जो है ना किल करता है जर्म्स को, और अगर वो जर्म्स को किल करेगा तो इट मींस आपकी बॉडी क्या रहेगी, आपकी बॉडी क्या, इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्लियर है। तो ये है भाई 3 चेम्बर का हार्ट, हमारे पास 4 चेम्बर का होता है, 4 चेम्बर तो और हाई लेवल हो गया, उसमें बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं होती, इसमें ना के बराबर मिक्सिंग होती है। और क्यों होता है, क्योंकि इनकी एनर्जी नीड ज्यादा होती है, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है इनको। और भाई मैं इनके कंपैरिजन बता रहा हूँ जिनका 2 चैम्बर का होता है, अब ये मत बोलना कि सर आप तो 4 चैम्बर के अकॉर्डिंग बता रहे हो, मैं 2 चैम्बर के कंपैरिजन में बता रहा हूँ, इसको याद रखना है इस बात को। लिम्फोसाइट मैंने बता दिया, जो लिम्फोसाइट जो जर्म्स को मारता है और डाइजेस्टेड फैट को कैरी करता है, तो ये 2 है इसके, ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। हाँ जी नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। 32 कह रहा है आपका कि एक कंपाउंड है जो कि बनता है फ्रॉम जिप्सम, हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन वाटर इज मिक्स इन द राइट क्वांटिटी। तो भाई जब आप उसको पानी में मिला दोगे, जिप्सम से बनाया जाता है, जब आप उसको पानी में मिलाओगे तो वो हार्ड हो जाएगा, तो दीवारों पे लगता है वो, तो इट मीन्स वो पीओपी हुआ। समझ आ रही है बात, तो वो पीओपी की बात कर रहा है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है मुझे कॉमन नेम बता दो और केमिकल नेम बता दो इस कंपाउंड का, तो भाई कॉमन नेम इसका होता है पीओपी, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कह रहे केमिकल नेम बता दो, तो भाई इसका सिंबल होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, क्लियर है। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आधे को मैं बोल दूं हेमी, आधे को हेमी बोल दूं और पानी को हाइड्रेट बोल दूं, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। कह रहे केमिकल इक्वेशन बता दो फॉर इट प्रिपरेशन, तो भाई जब हम जिप्सम पे CaSO4 डॉट 2H2O, जब हम जिप्सम को हीट करेंगे एट 373 केल्विन, तो टूटेगा, ये 2 टूटेगा, क्या बनाएगा, ये जिप्सम है हमारा, ठीक है, 2 पार्टिकल जो होते हैं इसमें जिप्सम, ये बनाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, क्लियर है, ये बनाएगा पीओपी और पानी गायब हो जाएगा। थर्ड पार्ट कह रहा है इसके 2 यूज बता दो, तो भाई इसके जो 2 यूज होंगे बताओ, पीओपी किस काम आता है, हाँ जी, ये वॉल्स पे लगाने के काम आता है, ये आपका चौक बनाने के काम आता है, आपका जो प्लास्टर होता है, जो प्लास्टर चढ़ता है हॉस्पिटल के अंदर उसमें काम आता है, नहीं, डेकोरेटिव मटेरियल में काम आता है, मेकअप में काम आता है, तो कई सारे यूजेस हो गए इसके, क्लियर है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। आगे चले नेक्स्ट पे। 33 नेक्स्ट कह रहा है डिफाइन अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, हाँ जी, व्हेन, यही लिख दूं, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट breaks down, breaks down to give simpler products, to give simpler products,
तो इसको हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं? वी कॉल इट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इट मीन जैसे मान लो ए से आपको क्या मिला, बी और सी मिला, तो डीकम्पोज कर गया ना, तो इसी को हम डीकम्पोजिशन, एक सिंगल रिएक्टेंट से टू और मोर प्रोडक्ट मिलते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट, उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कह रहे केमिकल इक्वेशन लिख दो, दैट अकर व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लेड की वैलेंसी होती है पीबी की 2, नाइट्रेट होता है NO3 वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा PbNO3 होल ट्वाइस पे आप क्या डाल दो, हीट डाल दो। पता है जब भी हम ये करते हैं ना, जो टेस्ट ट्यूब होती है जिसमें हम जला रहे होते हैं, हो सकता है मैम ने दिखाया भी हो आपको, वो है ना ब्राउन पड़ जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है, तो मीन्स ये बनता है PbO, और जो ब्राउन कलर होता है ना वो NO2 की वजह से होता है प्लस O2। तो जो ब्राउन फ्यूम निकलते हैं, ब्राउन कलर का धुआं, वो NO2 की वजह से होता है। एक बार बैलेंस कर लें, ये 2 लगा लो, यहाँ 2 लगा लो, NO2 4, यहाँ 4 लगा दूं, बैलेंस हो गया, 4 2 जा 8 और 8 12 हो गया। हाँ ठीक है, बैलेंस है, हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है इन द इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जब मैं पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ, तो आपकी दोनों गैसेज अलग अलग हो जाती हैं, 2H2O 2H2 प्लस O2 बनाता है। कह रहा है मुझे बता दो मास रेशो बता दो ऑफ द गैस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड और एनोड पे बता दो भाई, कैथोड मैं यहाँ लिख दूँ साइड में, कैथोड पे बता दो और एनोड पे बता दो, कैथोड रेशो एनोड। अब ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन H प्लस होता है ना, और ऑक्सीजन O2 माइनस होता है, प्लस अट्रैक्ट करेगा माइनस को, माइनस अट्रैक्ट करेगा प्लस को, बात खत्म। तो मीन्स ये बनेगा एनोड पे, क्योंकि एनोड आपका प्लस टर्मिनल होता है, और ये बनेगा कैथोड पे, क्योंकि कैथोड आपका क्या होता है? कैथोड आपका माइनस टर्मिनल होता है। ठीक है, तो कैथोड पे जो बना वो हाइड्रोजन बना, तो हाइड्रोजन आपको पता है ना, पानी जो सिंबल होता है H2O होता है, इसमें 2 पार्ट हाइड्रोजन के होते हैं और 1 पार्ट ऑक्सीजन का होता है, तो मीन्स ये बना 2:1। कैथोड पे जो बनी वो डबल गैस बनी, और एनोड पे जो बनी वो सिंगल गैस बनी। क्लियर है? मास रेशो एट कैथोड एंड एनोड, बस यही पूछा था आपसे। तो मतलब ये हो गया मास किसका? हाइड्रोजन का, और ये हो गया मास किसका? ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन हमेशा डबल बनती है। ठीक है, इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं हम आगे सेक्शन डी के साथ। तो सेक्शन डी आपके बड़े क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर वाले। 34 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, 34 का हमारा फर्स्ट पार्ट कह रहा है स्टेट करो वेदर द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब आई और वी इन सब बल्ब में सेम होगा या अलग होगा। पहला पार्ट कह रहा है जब सेम वोल्टेज लगाऊंगा मैं सीरीज में, ठीक है, मतलब समझ लो आप के बल्ब है और ना उनका जो तीनों बल्ब है उनकी पावर भी सेम है, वोल्टेज सेम है, वोल्टेज। ठीक है, तो ए पार्ट में क्या कर रहा हूँ, मान लो अगर तीन बल्ब को मैं सीरीज में लगा दूं, मतलब 10 वॉट के मान लो, तो अगर इसमें से आप करंट भेजोगे तो तीनों को करंट सेम ही मिलने वाला है। तो मीन सीरीज में आई क्या रहेगा? आई सेम रहेगा, और सीरीज में वी क्या रहता है? वी हमेशा डिफरेंट रहता है। तो ये हो गया इसका आंसर ए पार्ट का। बी पार्ट कह रहा है सेम वोल्टेज एंड पैरेलल, तो मतलब वोल्टेज सेम है, तीनों के तीनों बल्ब लग रहे हैं, बट पैरेलल में लग रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो भाई यहाँ से अगर करंट आई आएगा तो यहाँ पे I1 चला जाएगा, यहाँ पे I2 चला जाएगा, और यहाँ पे आई, तो मतलब यहाँ पे मेरा करंट क्या रह रहा है? करंट यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, और यहाँ पे वी क्या हो रहा है? वी सेम हो रहा है। बी पार्ट। सी पार्ट कह रहा है डिफरेंट वोल्टेज आर कनेक्टेड। भाई डिफरेंट वोल्टेज भी लगाओगे तो भी क्या ही फर्क पड़ने वाला है, मुझे बताओ। मतलब अगर मान लो आप डिफरेंट वोल्टेज में 10 वॉट, 20 वॉट और 100 वॉट लगाओगे, तब भी तो यही होगा, करंट तो सेम ही जाएगा, करंट में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मीन्स आई हमेशा सेम ही रहेगा और वी हमेशा डिफरेंट ही रहेगा। जिस रूम में हम बैठे हैं उसमें डिफरेंट वोल्टेज लगी हुई है, पता है आपको? आपके रूम में अलग अलग बल्ब लगे हैं ना, उनकी पावर अलग अलग है ना, कोई 10 वॉट का बल्ब है, कोई 20 वॉट का बल्ब है, और कोई 100 वॉट का बल्ब है, मान लो, है ना। अलग अलग पावर की अप्लायंस चल रहे हैं, चीजें चल रही हैं, और यहाँ पे करंट जा रहा है, तो अलग अलग डिवाइड ही तो हो रहा है, तो सेम ही रहेगा इसके अंदर भी। मीन जो हमारे रूम में आई क्या जा रहा है? I1 ऊपर चला गया, I2 नीचे चला गया, तो आई डिफरेंट है हमेशा, और वी क्या है? वी सेम है। तो ये इनका आंसर हो गया। तो मीन्स ए बी सी डी, तो चाहे वो सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, अगर आप पावर को ऊपर नीचे करोगे तब भी करंट हमारा वैसे की वैसे रहेगा। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसको नोट करो। सेकंड पार्ट करते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, इसको नोट करो, मैं बनाता हूँ। सेकंड पार्ट कह रहा है आपका दो आइडेंटिकल रजिस्टर है 24 के,
इसको लगाया 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, कैलकुलेट करो रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड, पावर निकाल दो कॉम्बिनेशन की, ठीक है, कॉम्बिनेशन की, अगर वो मिनिमम रेजिस्टेंस में यूज करूंगा और मैक्सिमम में, तो मिनिमम रेजिस्टेंस जो होता है ना वो होता है आपका पैरेलल सर्किट में, क्लियर है बात, और मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका सीरीज सर्किट में। तो मतलब आप ऐसे इमेजिन करो कि मान लो 24 वोल्ट 24 ओम है ये, और ये 24 ओम के दो लगे हैं और ये लगा है पैरेलल में, क्लियर है, और जो बैटरी लगी है वो 6 वोल्ट की लगी है। ये क्वेश्चन की कंडीशन है, ये कहना चाहता है क्वेश्चन, प्लस और माइनस करंट ऐसे गया, और सेकंड में ये कहना चाहता है कि 24 लगाए और 24 लगाए, ये दोनों के दोनों सीरीज में लगे, ठीक है, और कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है वो, तो याद रखना 24 मत ले लेना, कॉम्बिनेशन कह रहा है वो। ऑन ऑफ का बटन, करंट गोज फ्रॉम प्लस टू माइनस। पहले आप क्वेश्चन समझो, आंसर निकालना सेकंडों का काम है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? कह रहे हैं मुझे बताओ इस कॉम्बिनेशन की पावर बता दो और इस कॉम्बिनेशन की पावर बता दो। तो पहले मैं नेट आर निकालूं, तो नेट आर कितना हुआ, ये हुआ 1 बाय, नेट आर निकालें, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय 24 प्लस 1 बाय 24। तो नेट आर हो गया हमारे पास 1 बाय आर इज इक्वल टू 24 एलसीएम आया 1 प्लस 1, तो 1 बाय आर आया 2 बाय 24, कट गया ये 1 बाय 12। तो नेट आर, आर पी बोल दूं, ये आ गया 12 ओम, ठीक है, नेट आर आ गया हमारे पास। अच्छा, जब भी ये पैरेलल में होता है तो पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, और सीरीज में होता है तो पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। लो खत्म, ठीक है। यहाँ पे वी कितना है, 6 वोल्ट है। तो अगर हम निकाले इसकी पावर, इसको P1 बोल दूं, इसको P2 बोल दूं, तो P1 आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी कितना था मेरे पास, वी था 6 वोल्ट, है ना, तो 6 स्क्वायर अपॉन आर, आर कितना है 12, तो 6 इंटू 6 अपॉन 12, तो ये गया 6 टूजा और ये आ गया 3, तो P1 आ चुका है मेरे पास 3 वोल्ट, क्लियर है। पैरेलल में वी स्क्वायर अपॉन आर क्यों लगता है, क्योंकि आर नीचे आता है। अब पहले में यहाँ पे मुझे आई निकालना पड़ेगा, वैसे अगर आप वी स्क्वायर अपॉन आर लगाओगे ना इसमें भी तो भी चल जाएगा, बट मैं आपको आई स्क्वायर आर से करके दिखाऊंगा, क्योंकि ना फिर आधे सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने अलग फॉर्मूले से क्यों करा, है ना। तो पहले मैं आई निकालूंगा, पूरे सर्किट का वी कितना है 6, वी इज इक्वल टू आई आर लगाऊं, पूरे सर्किट का वी है 6, पूरे सर्किट का आर कितना है, पहले आप आर एस निकाल दो, तो ये होगा 24 प्लस 24, इट इज 48 ओम, क्लियर है। तो भाई ये हो गया आई इंटू 48, तो मतलब जो आई आया मेरे पास, ये आया 6 बाय 48 आई आ चुका है। अब मैं P2 में डाल दूंगा, P2 कह रहा है मुझे आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर मतलब 6 बाय 48 का स्क्वायर इंटू आर, जो नेट कॉम्बिनेशन है इसका, कॉम्बिनेशन लेना है हमने, इंटू 48 लेना है, तो ये हुआ 6 इंटू 6 अपॉन 48 इंटू 48 इंटू 48, क्लियर है। 48 से 48 गया, 6 8 द 48, ये गया 2 पे 2, सॉरी ये गया 2 3 द 6 और 2 4, 3 बाय 4 आ गया भाई। कह रहा है मुझे इनकी रेशो बता दो, ये P2 आया, क्या P1 रेशो P2 बता दो, तो 0.75 होता है ना, P2 आ चुका है। कह रहे मुझे इनकी रेशो बता दो, तो मतलब P1 अपॉन P2 बता दो, तो ये हुआ 3 अपॉन 0.75, क्लियर है। अगर हम इनकी रेशो निकालें, हाँ जी रेशो निकाले जरा, तो पॉइंट हटाओ 100 लगाओ, क्लियर है। 25 पे काटू, 25 4 25 3 गया, तो रेशो आ गई 4 अपॉन 1। लो आंसर आ चुका है हमारा 4:1 आंसर आ चुका है हमारा, क्लियर है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज 4:1, ठीक है। P1 की यही पूछा था भाई, वो कह रहे हैं 24 को पहले मैंने पैरेलल में लगाया, फिर पावर निकाली कॉम्बिनेशन की, फिर 24 को मैंने सीरीज में लगाया, फिर पावर निकाली कॉम्बिनेशन की, कह रहे हैं उनकी रेशो निकाल दो, तो रेशो आ रही है 4:1। नोट करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हम आगे चलते हैं जी। इसी का और पार्ट भी है, तो और पार्ट एक बार बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि भाई ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 6 2 वोल्ट सेल, 6 सेल है जो कि 2 वोल्ट के हैं, समझ रहे हो, और 6 ओम का रजिस्टर है, 12 ओम का, 18 ओम का, सारे सीरीज में लगे, मतलब एक लगाए 6 ओम का, एक लगाए 12 ओम का और एक लगाए 18 ओम का, 6 ओम 12 ओम और 18 ओम सीरीज में, मतलब एक ही लाइन में लगे हैं, और 6 2 वोल्ट के, मतलब ये 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर है। ऑन ऑफ का बटन भी कह रहा है के प्लस और माइनस करंट ऐसे क्या, कुछ और भी लगा रहे हैं,
कैलकुलेट द, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अगर 6 लगे तो 2 इंटू 6 कितना हो गया, ये पूरे सर्किट का V हो गया 12 वोल्ट, क्योंकि 2 इंटू 6 है ना, 2 6 12। क्लियर है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट बता दो इन द सर्किट। तो पूरे सर्किट में अगर सीरीज सर्किट है, करंट तो सेम ही घूमता है हमेशा, तो उसके लिए आपको पूरे सर्किट का R निकालना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहाँ करें, पूरे सर्किट का R, वो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही फॉर्मूला होता है। तो तीनों को प्लस करना है हमने, कुछ नहीं करना। तो ये हो गया 6 प्लस 30, तो RS आ गया आपके पास 36 ओम। क्या बात क्लियर होती है इतनी? तो बहुत सिंपल है, पहला पार्ट है ही क्या इसमें, डायरेक्ट है, R1 प्लस R2 प्लस R3। कह रहा है मुझे V बता दो 18 ओम का। अब देखो सीरीज में क्या होता है, इन सीरीज करंट रिमेन सेम, बट सबका V क्या रहता है, V डिफरेंट रहता है। तो भाई आपको इसका अलग से V निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड पार्ट, V1 इज इक्वल टू IR1, यार डेरिवेशन में करते थे। तो V1 I, भाई I तो सेम ही घूम रहा है, पूरे सर्किट में जो करंट घूम रहा है वो तो सेम ही घूम रहा है। अच्छा सॉरी, अरे उन्हें सीरीज नहीं पूछा था, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट पार्ट में आपसे करंट पूछा, मैं R निकाल के बैठ गया। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, V इज इक्वल टू IR। पूरे सर्किट का V कितना है आपके पास, ये है 12, I हमें निकालना है, R कितना है 36, आप काटोगे तो 12/36 आएगा I, 12 3 तो I कितना आ गया मेरे पास, I आ चुका है 1/3 एम्पियर। बात समझ आती है? तो करंट आ चुका है। इसी से सेकंड पार्ट निकलेगा हमारा ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, V1 इज इक्वल टू, मैंने बताया IR1। तो बस, तो I कितना है मेरे पास, I तो सेम ही रहने वाला है, बट R1 कितना है, 18 का निकालना है बस हमने। तो ये होएगा 18, तो 3 6 18, तो V1 आ गया आपके पास कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। लो खत्म सेकंड पार्ट भी। थर्ड पार्ट देखना जरा, थर्ड पार्ट चेक करना। थर्ड पार्ट कह रहा है कि मुझे पावर निकाल दो 18 ओम की। तो सीरीज में जब भी पावर के लिए बोले तो पावर का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा I²R, ऑलवेज I²R। I कितना है मेरे पास, ये है 1/3 का स्क्वायर, और R कितना है, R है 18। और पैरेलल बोलेगा तो मैं लगाऊंगा V²/R। ठीक है, तो ये हुआ 1/3 इंटू 3 इंटू 18, तो 3 6 18, ये गया 2, तो पावर आ गया इसका कितना आ गया, इट इज 2 वॉट इज द आंसर। देखो कई बार है ना, क्वेश्चन दिखने में लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, और करने पे आओ ना तो कुछ भी नहीं होता। क्लियर है? तो अटेम्प्ट करोगे तो होगी चीजें। ठीक है, आगे चलें, इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं। ठीक है, फाइंड होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, अ सीरीज इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप, in which same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain। एक ऐसी सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है बट हाइड्रोजन और कार्बन का फर्क आता रहता है। बट वाई इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8 हायर देन C3H6 और C2H4। अब ध्यान से चेक करो एक बात, कह रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो C4H8 का मास भी ज्यादा होगा ना इनसे, तो अगर हम इसका लिंक मास से ही है, एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि और कुछ तो ज्यादा है ही नहीं उसका। थोड़ा सा अगर हम लॉजिक लगाए तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। थर्ड पार्ट, वाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडेशन इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में कुछ चेंज क्यों नहीं दिखता हमें, क्योंकि होमोलोगस सीरीज में दे आर केमिकली सेम, और कोई रीजन, इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, फंक्शनल ग्रुप भी क्या रहता है, सेम रहता है, और कोई वजह, ठीक है, और इनका जनरल फॉर्मूला भी क्या रहता है, सेम रहता है। सब कुछ हमारे नोट से आ रखा है इस बार, मैं बाकी स्क्रीनशॉट डाल के भी अपने पेज पे डालूंगा। ठीक है, कह रहा है राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन जो C3H6O से बनेगा। कह रहा है C3H6O से एक कीटोन बनेगा, और एक क्या बनेगा, एक एल्डिहाइड बनेगा। तो बनाते हैं। एल्डिहाइड से 3 कार्बन, हमने एक पैटर्न पढ़ा था अगर आपको याद हो, याद है, CH3 CH2, कोने में CH3 फिर CH2 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 CH2, तो CH3 CH2 CHO लो बन गया। और
CH3 COCH3 सिंपलेस्ट कीटोन प्रोपेनॉन। देखो मैच कर रहे हैं, C3H6O सही बात है, C3H6O तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ प्रोपेन अल, और ये हुआ प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, प्रोपेनल, प्रोपेनोन। नेम और स्ट्रक्चर ही बताना है, अच्छा स्ट्रक्चर भी बताना है। बच्चे जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बताना भूल जाते हैं, बता दो। CHO को एक्सपैंड हम ऐसे करेंगे, है ना, ये रहा स्ट्रक्चर इसका। और प्रोपेनॉन का कैसे होगा, लाइक दिस, ठीक है, ये लो। नेक्स्ट बी पार्ट, बी पार्ट कह रहा है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैविंग टू कार्बन, और उसके नाम के पीछे ऑल लगता है, दो कार्बन और ऑल पढ़ते ही आप सीधा आंसर दे सकते हो, क्या नाम है, इथेनॉल। इथेनॉल, और ये होता है CH3CH2OH। कह रहा है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी देना है, स्ट्रक्चर दे दो, स्ट्रक्चर ये रहा O और H, ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन X इज हीटेड एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर हमने CH3CH2OH लिया और हमने एरो पे डाला क्या, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन। तो मैंने बताया था एसिड क्या करता है, पानी को निकालता है, पानी रिलीज करता है, तो इसमें से पानी निकल जाएगा, पानी निकलते ही डबल बॉन्ड बनाएगा, वो बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जो पानी निकला उसको यहाँ कर दो। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। ऑल्सो स्टेट द रोल प्लेड, रोल भी लिखना है, बता तो दिया, इसका रोल भी लिखना है। इट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं इसको, बात समझ आती है। थर्ड पार्ट, नेम एंड ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन। ऊपर वाले रिएक्शन में जो हाइड्रोकार्बन बना है, मतलब इथीन बना है ना, इस इथीन का हमने इलेक्ट्रॉन डॉट नाम लिखना है और इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है। तो ये बना है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है इथीन, तो इसका बनाते इलेक्ट्रॉन डॉट, बॉन्ड भी बना देते हैं, टीचर खुश हो जाएगा। ये बॉन्ड ये ना, इलेक्ट्रॉन डॉट इसी से बना लो, CC H H और H, 1 1 1 1 और 1 2 3 4 1 2 3 4, ये H कंप्लीट H कंप्लीट H कंप्लीट H कंप्लीट। अब C देखो, C में 4 हैं, 2 इससे लेगा, एक ऊपर एक नीचे, ये C कंप्लीट। 4 हैं, 2 इससे लेगा, एक ऊपर नीचे, ये लो, ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट जो प्रोड्यूस हुआ है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं नेम 3 टेक्निक डिवाइस यूज बाय ह्यूमन फीमेल टू अवॉइड प्रेगनेंसी, मेंशन द साइड इफेक्ट कॉज्ड बाय ईच। 3 टेक्निक नेम, तो पहला है आपका बैरियर मेथड, नंबर 2 है आपका IUCD, नंबर 3 है आपका केमिकल मेथड, और नंबर 4 है आपका वैस्केटोमी, याद है, ट्यूबेक्टोमी वैस्केटोमी, ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे इसको ऐसे। तो 4 बता दिए मैंने, लो कोई भी 3 लिख दो। IUCD क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इसमें कॉपर टी प्लेस की जाती है, और इसके क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इरिटेशन। केमिकल मेथड हो गया आपका, ये हो गया आपका हार्मोनल पिल्स, इसमें हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और एग लेट रिलीज करता है, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी हो गया आपका, फेलोपियन ट्यूब को कट करना,
फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देना। इसे प्रॉब्लम क्या है, इसे प्रॉब्लम ये है कि इस प्रोसेस में इसकी डेथ तक हो सकती है। ठीक है, बैरियर का हम बात कर लेते हैं। प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन। इससे क्या है, ये जो लुब्रिकेंट लगा होता है ये कई बार इरिटेट कर देता है भी। तो 4 बता दिए मैंने, कोई भी 3 लिख देना। कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ इन ए ह्यूमन फीमेल व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, और बी पार्ट जब एग फर्टिलाइज, तो दोनों क्वेश्चन तो पूछ लिए इसने। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, तो पहले ए पार्ट कर दे, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले पहला स्टेप वो क्या फॉर्म कर लेगा, फॉर्म जायगोट। वो जायगोट फॉर्म कर लेगा, और जायगोट फॉर्म करने के बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद वो यूट्रस की लाइनिंग से चिपक जाएगा। यूट्रस लाइनिंग से वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे ग्रो होगा। ठीक है, ग्रो करके वो फीटस में कन्वर्ट होगा और एक ब्लास्टुला बना लेगा। ब्लास्टुला मीन्स कलेक्शन ऑफ सेल्स, और उसमें न्यूट्रिशन और वो मदर के थ्रू जाता रहेगा, और अप्रॉक्स पीरियड ऑफ 9 मंथ्स वो क्या करेगा, एक इंडिविजुअल ग्रो कर जाएगा। और इस 9 मंथ्स के पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्लियर है, जब होगी फर्टिलाइजेशन तो ये होगा, और जो नहीं होगी तो मैं उसको यहां लिख देता हूं, उसको मैं यहां लिख देता हूं, है ना, जगह नहीं है यार, क्या करें। नेक्स्ट, अगर नहीं होगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा, तो पहला पॉइंट, 1 डे तक एग एग जिंदा रहेगा। अब जब फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है तो यूट्रस अपने आप को क्या कर लेता है, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, कैसे, लाइनिंग ब्लड वेसल्स की। ठीक है, अब इस लाइनिंग की जरूरत ही नहीं है तो वो लाइनिंग क्या करेगी, लाइनिंग ब्रेक करेगी, लाइनिंग ब्रेक करेगी और कम्स आउट थ्रू वेजाइना एस ब्लड एंड म्यूकस, तो बाहर आ जाएगा। और इस साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, ये अप्रॉक्स पीरियड ऑफ 28 डेज में होती है। तो होगा तो ये होगा, और नहीं होगा तो ये होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने एग्जाम में भी दे रखा है, मैंने बच्चों को बोला ये आता जरूर है, और बोर्ड में आपके सामने 5 नंबर में आ रखा है। जस्ट इमेजिन, ड्रॉ अ डायग्राम। ऐसे सही बताऊं, जो बच्चे मुझसे पर्सनली पढ़ते हैं उनको ऊपर अच्छे से पता है, मैंने और पहले ही पेपर पूरा बताया था कि ये आने वाला है, और आप पूछ लेना चाहे तो सेम टू सेम आया, और पूरा नोट से आया, बुक से हमारी। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोफस एंड लेबल रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, तो राइजोफस बनाते हैं, राइजोफस का डायग्राम आ गया। राइजोफस बनाना बड़ा सिंपल है, आपने पौधे की तरह बनाना है कुछ ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे जैसे पौधा होता है, ये ऐसे हो गया, ये बन गया, है ना। अच्छी ड्राइंग है ना मेरी, कमेंट में बताना यार कैसी लगी। जो बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं उनको तो पता है मैं कितनी अच्छी ड्राइंग करता हूँ, है ना। नहीं, ये रहा। ये स्पोर्ट्स है, सब में स्पोर्ट दिखाने हैं ऐसे। ये बन गया राइजोफस। ठीक है, राइजोफस। क्या पूछ रहा है वो पूछा इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्पोरेंजिया। स्पोर्स, स्पोर्स होता है, स्पोर्स, और ये रखा होता है किसमें, स्पोरेंजिया में। ये तो ए पार्ट ये लेबल कर दिया मैंने। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हाइफे, ये हाइफे यहाँ पे होता है, ये हाइफे है, हाइफे, EHAE, बी पार्ट लेबल कर दिया। कह रहे व्हाई डज राइजोफस नो नॉट मल्टीप्लाई ऑन ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड, क्यों, क्योंकि राइजोफस को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर,
वो मॉइस्चर होगा तो ही ग्रो होगा, ड्राई कंडीशन में वो ग्रो नहीं करता। कह रहा है नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। एक्सप्लेन भी करना है, जगह नहीं छोड़ी मैंने, शिट। चलो एनीवे, इसको मैं इरेज कर दूं, मेरे ख्याल से क्लियर होगी बात। हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच हाइड्रा में होती है आपकी बडिंग। तो बडिंग को एक्सप्लेन करना है क्या, जब व्हेन द पेरेंट बड, व्हेन द पेरेंट हाइड्रा ग्रोस अ बर्ड एज एन आउटग्रोथ, एज एन आउटग्रोथ निकल रहा होता है, अलग से निकल रहा होता है ना, कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे, यहां से वो हल्का सा निकलना शुरू हो जाता है एज अ बर्ड, ठीक है, बर्ड एज एन आउटग्रोथ, देन इट स्लोली ग्रोस एंड व्हेन फुली मैच्योर, जब वो पूरा मैच्योर हो गया तो क्या करेगा, इट गेट्स डिटैच्ड, डिटैच्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट एंड फॉर्म अ न्यू हाइड्रा। ये लिखना था, हो गया है ना। नोट सा क्वेश्चन है, सिंपल है। कह रहा है मेंडल वर्क आउट द रूल ऑफ हेरिडिटी बाय वर्किंग ऑन गार्डन पे यूजिंग अ नंबर ऑफ वेजिबल कैरेक्टर। व्हेन मेंडल क्रॉस पी प्लांट विद प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट कैरेक्टर टू प्रोड्यूस F1 progeny, which two observation were made by him in F1 plant। F1 प्लांट में कौन सी दो ऑब्जर्वेशन थी, तो उसने लिया था प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट लिया था। अगर इसको क्रॉस किया था तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 थी ऑल आर टॉल, ऑल आर टॉल। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 थी कि जेनोटाइप सबका कैपिटल टी और स्मॉल टी था। ये दो ऑब्जर्वेशन उसने करी थी, ठीक है। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। कह रहे सेकंड पार्ट है राइट वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट का सिर्फ एक डिफरेंस लिखना है। डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होते हैं विच आर एक्सप्रेस्ड, डोमिनेंट एंड रिसेसिव traits which are expressed, traits which gets expressed in presence of recessive trait which gets expressed, जो expressed हो जाते हैं in presence of recessive trait, in presence of recessive trait। और recessive trait क्या होता है, traits which do not get expressed, do not get expressed in presence of in presence of dominant trait, in presence of dominant trait, ठीक है। तो ये था आंसर सेकंड का। थर्ड कह रहा है ए इन क्रॉस with two pair of contrasting character round yellow wrinkle green, Mendel observed 4 type of combination in F2 generation, है ना, राउंड ग्रीन राउंड येलो रिंकल ग्रीन रिंकल येलो मिले थे। बाय विच मेथड डिड ही obtain F2 जनरेशन। तो अगर मेथड पूछ रहा है किस मेथड से मिला था, F2 मिलती थी हमें सेल्फ पॉलिनेशन से, इसका आंसर ये होगा। F1 मिलती थी क्रॉस पॉलिनेशन से, F2 मिलती थी सेल्फ पॉलिनेशन से। वट इज द रेशियो ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन कंबाइन एंड वट कंक्लूजन वर ड्रॉन। कंक्लूजन लिखना है इसके और मतलब बताना है पूरा बना के, ठीक है। तो रेशो पूछी है इसकी, सिर्फ रेशो पूछी है। तो हमने क्या लिया था, राउंड येलो, एक था राउंड येलो, राउंड येलो, एक मिला था हमें राउंड ग्रीन, एक मिला था रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, और एक मिला था रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है। रेशो मैंने बताई थी, कितनी याद की थी हमने, 9331, ये रेशो मिली थी। और पूछ रहा है एक चीज और पूछ रहा है, कंक्लूजन क्या था उसके एक्सपेरिमेंट से, कंक्लूजन पेपर में आते हैं, कंक्लूजन भी देख लो आपके सामने है, बच्चे इग्नोर मार के जाते हैं इसको। कंक्लूजन नंबर 1 था
क्या ये राउंड और येलो आर डोमिनेंट रेट, राउंड एंड येलो आर डोमिनेंट रेट। और दूसरा कंक्लूजन था ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट थे, दो ही लिखने थे ना, एक सेकेंड, हाँ दो इनफ है, दो कंक्लूजन। बाकी तीसरा कंक्लूजन ये है, हम कह सकते हैं कि वो अलग अलग सेपरेट, हाँ लिख तो लिया, ठीक है इनफ है, दो कंक्लूजन इनफ है, ठीक है नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इट इज पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड, कि ट्रेट इनहेरिट है बट एक्सप्रेस नहीं हुआ, इसको जस्टिफाई करो। तो आप लेट ट्रेट भी ले लो, लेट ट्रेट मान लो बी, एक सेकेंड, हम ले लेते लेट फादर आइस बी, आप ले लो ब्राउन, ठीक है, एंड मदर आइस, आप मान लो इसको ग्रे। तो अगर आप इसको डिनोट करोगे कैपिटल बी स्मॉल बी से करोगे, अगर आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो कैपिटल बी स्मॉल बी, ये मिलेगा कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। तो नेक्स्ट जनरेशन में चांसेस ज्यादा किसके हैं, ब्राउन मिलने के, बट उसके अंदर ग्रे वाले तो फीचर है ना। तो इससे मेरी एक बात प्रूव होती है कि यार ट्रेट इनहेरिट है, बट जरूरी नहीं है वो एक्सप्रेस होगा ही होगा, क्योंकि एक्सप्रेस तो हमेशा कौन सा होगा, वो डोमिनेंट होगा, और डोमिनेंट कौन सा है इसके अंदर, ब्राउन है, ठीक है, रिसेसिव वाला कभी भी एक्सप्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टडी द डेटा गिवन बिलो, आपको डेटा गिवन है फोकल लेंथ का ए बी और सी, ठीक है, कौन सा मिरर है ये, ऑफ कॉनकेव मिरर, मिरर गिवन है आपको इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो केस वन कह रहे हैं मिरर ए बी सी है, फोकल लेंथ 20 15 और 30 है, 45 30 और 20 है, इन विच ऑफ द अबव केस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर के तीन केस गिवन है आपको, ठीक है। तो अगर हम कॉनकेव मिरर बना ले, आपको केस याद होने चाहिए, बस एक कंडीशन है तभी आप ये क्वेश्चन समझ पाओगे, कर पाओगे। ये पी ले लो, ये एफ ले लो, ये सी ले लो। तो ये हो गया आपका, कह रहा है मिरर फॉर ए की अगर मैं बात करूं तो फोकल लेंथ 20 है, फोकल लेंथ 20 है और ऑब्जेक्ट रखा है 45 पे। अगर ये 20 है तो ये 40 है, तो 45 मतलब बियॉन्ड सी रखा है, बियॉन्ड सी में डिमिनिश बनती थी, तो मतलब फर्स्ट में तो बनेगी, तो आंसर हो गया इसका फर्स्ट का। अगर हम दे नेक्स्ट पे जगह छूटी हुई है, हाँ एक मिनट, तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, पीछे लिख दो आंसर फर्स्ट की, तो ए में डिमिनिश इमेज बनेगी, बी चेक करना जरा, बी है 15, 15 का डबल करो 30, तो 30 पे रखा है, देखो यहाँ चेक करो, ये 15 है और ये 30 है, तो इसका डबल हुआ ना, ये 2f पे रखा है, तो 2f पे 2f बनती थी यार, एट सी, तो ये तो होगा ही नहीं। थर्ड देखो 30 है और 20 पे रखा है, 30 फोकल, तो वो हो गया डेंटिस्ट केस, तो ये भी नहीं होगी, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर विल बी ए ओनली। अगर आप इसका रीजन क्या लिखोगे, कह रहा है गिव रीजन, रीजन भी देना, जस्टिफाई योर आंसर, तो ए होगा, क्यों, व्हेन ऑब्जेक्ट का रखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी देन image will be formed between f and c। तो उसके बाद रे डायग्राम बना देना, टीचर खुश आप भी खुश, ये लो बियॉन्ड सी का बना देना, ये रहा, ये सीधी गई, यहां से निकल गई, और दूसरी रे सी से गई टकराई और वापस, ए डैश बी डैश और ए और बी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज क्या बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी और डिमिनिश्ड बनेगी। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है टू प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन केस टू, केस टू मैंने बताया था, केस टू था आपका कौन सा केस, एट सी वाला केस। तो दो प्रॉपर्टी मैं यहीं पे लिख देता हूं, इजी रहेगा, दो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर वन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज,
नंबर 2 रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। और एक और बता दूं, 3 कोई से भी 2 लिख देना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। और बताओ, 3 बता दी, 2 पूछी थी उसने, कोई भी 2 लिख देना। थर्ड पार्ट कह रहा है, फर्स्ट और सेकंड हो चुका है हमारा। व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय मिरर सी। मिरर सी में नेचर बताओ, रे डायग्राम बना दो। तो पहले मैं रे डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। सी की अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। थर्ड पार्ट यहां करते हैं, थर्ड पार्ट। तो सी वाला था आपका ये वाला केस, देखो ध्यान से चेक करो। ये पी है, ये एफ है और ये सी है। देखो फोकल लेंथ 30 है और ऑब्जेक्ट 20 पे रखा है। फोकल लेंथ है 30, तो मतलब ये 30 है और ये 20 पे रखा है। तो नेचुरल सी बात है, बिटवीन पी एन एफ वाला केस हुआ। पी एन एफ वाला केस एक ऐसे जाती थी, यहाँ निकल जाती थी, और दूसरी कैसे जाती थी, सी से चली जाती थी। और ये दोनों की दोनों यहाँ पे वर्चुअली मिलती थी, याद है। ये होगा ए डैश और बी डैश, और ये होगा ए और बी। एरो बनाने रह गए, बन गए एरो, हाँ ठीक है। तो थर्ड पार्ट में और क्या बताने के लिए कह रहे हैं, रे डायग्राम बनाना है, नेचर बताना है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज ऑफ इमेज एंड लार्ज। क्या बनी है ये, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज पूछा है, ये होगा एनलार्ज, ठीक है। कह रहा है थर्ड, अच्छा और पार्ट भी करते हैं इसका। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 12, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। ठीक है, आप जरा इसको नोट कर लो, मैं यहीं पे देता हूँ सॉल्व इसको, और पार्ट को मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, इसको जरा नोट कर लो। तो थर्ड पार्ट कह रहा है ऑब्जेक्ट को रखा है 18 पे, तो यू हो गया मेरा -18 सेंटीमीटर। फ्रॉम द कॉनकेव है, कॉनकेव नेगेटिव इंसान होता था, एफ हो गया -12 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ द इमेज बताना, वी बतानी है आपको, सिंपल। मिरर है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/-12 माइनस 1/-18। ठीक है, तो ये हो गया 1/v इज इक्वल टू -1/12 प्लस 1/18। 12 और 18 का एलसीएम आएगा 36। 1/v आ गया 36, 12 3 जा और 18 2 जा 36। तो 1/v आ गया -1/36, तो v आ गया -36 सेंटीमीटर। वेरीफाई कर लें एक बारी, मन में वेरीफाई करते थे ना हम। एफ 12 है, 12 का डबल हुआ 14, तो 24। तो ये जो u है वो 12 और 18, 18 है ना, 12 और 24 के बीच में, तो बियॉन्ड बनना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो v आ गया आपका -36 सेंटीमीटर। सो दीज आर दी आंसर्स, ये आंसर है। कह रहे हैं द मेटल प्रोड्यूस और वेसेस आर नॉट वेरी प्योर, द कंटेन इम्प्योरिटी व्हिच मस्ट बी रिमूव्ड दिस। व्हाट इज कैथोड एंड एनोड मेड ऑफ इन द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बाय इट्स प्रोसेस। एनोड मड बनता था, याद है, एनोड की मिट्टी बनती थी। तो एनोड मड मतलब एनोड पे इम्प्योर होगा, तो एनोड पे लेंगे हम इम्प्योर। लो ऐसे याद रखो, मैंने ऐसे याद कराया था। और कैथोड पे लेंगे हम प्योर। नेम द सॉल्यूशन यूज इन द अबव प्रोसेस, सॉल्यूशन का नाम क्या है, ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और फॉर्मूला होता है इसका CuSO4। कह रहा है हाउ कॉपर गेट रिफाइंड में इलेक्ट्रिक करंट इज पास इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कॉपर की रिफाइनिंग कैसे होती है, तो जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बारी, ठीक है। हम 2 लेते हैं, एक लेते हैं एनोड, एक लेते हैं कैथोड। और यहाँ हम जो प्लस वाला होता है वो क्या होता है, एनोड होता है, माइनस वाला क्या होता है, कैथोड होता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है वो होता है कॉपर सल्फेट, इट इज CuSO4। तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो 3 चीजें होती है, स्विच ऑन करते 3 चीजें होती है। पहला, अच्छा ये जो माइनस है ये है आपका प्लस वाला एनोड है, प्लस वाला एनोड है, माइनस वाला आपका कैथोड है। और जो प्लस होता है वो आपका इम्प्योर लेते हैं हम, और माइनस वाला आपका हम क्या लेते हैं, प्योर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्विच ऑन करा तो CuSO4 टूटेगा, किस में टूटेगा, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में।
और ये Cu2+ कहाँ जाके चिपक जाएगा, ये यहाँ से निकला Cu2+, और ये Cu2+ इसके पास जाके, प्योर के पास जाके चिपकना शुरू कर देगा। पॉइंट नंबर 2, उतना ही Cu किससे, इस CuSO4 से इसमें मिक्स हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जितनी इम्प्योरिटी मिक्स होने वाली थी वो इम्प्योरिटी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, और जो इम्प्योरिटी मिक्स नहीं हो पाएगी वो नीचे जाके एनोड मड बन जाएगी। ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, एनोड मड बन जाएगी, है ना, क्लास में किया था हमने, क्या बन जाएगी, एनोड मड। नेक्स्ट, यू हैव 2 बीकर्स, हमारे 2 बीकर है, ए और बी, जिसमें कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। वट वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर अबाउट 2 आवर इफ यू डिप अ जिंक बीकर, जिंक इन बीकर है, हमारे पास 2 बीकर हैं, ए और बी, जिसमें CuSO4 है और इसमें भी CuSO4 है। कह रहा है ए में डाला हमने Zn और बी में डाला हमने Ag, कह रहा है क्या होगा, तो भाई ए में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और इसमें नो चेंज। इसका जो कलर है, CuSO4 का ब्लू कलर होता है ना, ब्लू टू, रिएक्शन लिखो तो मैं Zn प्लस CuSO4, रिएक्शन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या देगा, ZnSO4 प्लस Cu, व्हाइट कलर का बन जाएगा ब्लू से, और इसमें Ag प्लस CuSO4 क्या बनाएगा, नो चेंज, नो रिएक्शन। ठीक है, हाँ जी, तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा पेपर होता है खत्म। आई होप आप सबको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में लिख देना। आपको पता है कि आपसे ज्यादा मेहनत करने के लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।